जय नाज़रीन, हम पहुंच रहे हैं इल्म व अदब के शहर लखनऊ। लखनऊ इल्म व अदब का मरकज़, लखनऊ इल्म व अदब का गहवारा कहा जाता है। लखनऊ के लोग लखनवी तहजीब, लखनवी कल्चर के लिहाज से लखनऊ पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। महका हुआ है हमसे गुलिस्तान लखनऊ, है जा हमारी लखनऊ, हम जाने लखनऊ। देखे हैं हमने सैकड़ों गुलशन जहान में, लेकिन नहीं जवाबे गुलिस्तान लखनऊ। गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन गुलदस्ता है ये लखनऊ। आज हम बात करेंगे लखनऊ में एक बहुत अहम इमाम बाड़े के सिलसिले से, जिसे आप सब इमाम बाड़े सिब्तानाबाद के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए आपको इस इमाम बाड़े सिब्तानाबाद की तारीख से हम रूबरू कराएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको हम बताएंगे। राजधानी के तारीख़ी मकामात में शुमार हज़रतगंज में इमाम बाड़ा सिब्तानाबाद, जिसकी आलिशान इमारत जो अपने आप में काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र है। बादशाह अमजद अली शाह का मकबरा नवाबी दौर से लेकर अंग्रेज़ी हुकूमत, जंग आज़ादी और अपने गुमशुदा होते हुए वजूद को बरकरार रखने की सुनहरी कदीमी तारीख अपने दामन में खुद समेटे हुए है। साल 1847 में इमाम बाड़े की तामीर होकर तैयार होने से लेकर अब तक तकरीबन 170 बरसों से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हम इस इमाम बाड़े की तारीख पर बात करते हैं। लखनऊ अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। खासकर लखनऊ को इमाम बाड़ों का शहर कहा जाता है। लखनऊ की आज़ादारी को पूरी दुनिया में खास शोहरत हासिल है। इसी तरह लखनऊ की खूबसूरत आलिशान बेमिसलो बेनज़ीर काबिल एहतराम इमाम बाड़ों को मजहबी अहमियत हासिल है। लखनऊ के इमाम बाड़ों को पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक इंतहाई अहम इमाम बाड़े का जिक्र कर रहे हैं। इमाम बाड़ा सिब्तानाबाद। ये इमाम बाड़ा हज़रतगंज में वाक़ है। इसे आमतौर पर लोग मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हज़रतगंज के बानी अमजद अली शाह ज़माना हुकूमत 1847 दफन है। इसे अमजद अली शाह के बेटे वाजिद अली शाह ने बनवाया था। तारीख़ तामीर है 1847। उन्होंने इसका नाम रखा सिब्तानाबाद। सिब्त अरबी लफ्ज़ है जिसके माने हैं नवासा। इससे मुराद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। डॉक्टर सनोवर हैदर ने जनाब मोहम्मद हैदर एडवोकेट के साथ हमसे गुफ्तगू करके इमाम बाड़े के हालात और तारीख पर बात की। आदाब, आई एम सनोवर हैदर, हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। आज हम बात करेंगे लखनऊ शहर की और लखनऊ में सिचुएटेड कुछ खूबसूरत इमाम बाड़ों की। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की खूबसूरत बिल्डिंग्स और यहाँ के कल्चर की बात किए बगैर कोई बात पूरी नहीं हो सकती। बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े, रेजिडेंसी, इन सब बिल्डिंग्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तारीख़ में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इमाम बाड़ा सिब्तानाबाद के बारे में हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन इमाम बाड़ा है। अगर इमाम बाड़े सिब्तानाबाद की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन अवध के बादशाह अमजद अली शाह ने स्टार्ट करवाया था। अनफॉर्चुनेटली इसको कंप्लीट किए बगैर ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके सक्सेसर और अवध के अगले नवाब वाजिद अली शाह इस बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि इमाम बाड़े का यूज़ मुहर्रम की मॉर्निंग्स के लिए किया जाता है, लेकिन 1857 में लड़े गए जंग आज़ादी यानी कि गदर के वक्त भी यहाँ पर लड़ाई हुई थी। सिख रेजिमेंट जो ब्रिटिश ट्रूप की तरफ से लड़ा था, उसने यहाँ पर एक भयानक असॉल्ट किया, लेकिन हमारे वीर योद्धाओं ने भी एक बराबर से लड़ाई पुटअप करी और कैप्टन डिकोस्टा को यहाँ पर मार गिराया। कैप्टन डिकोस्टा की जो कब्र है वो अभी लामाटमिया में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं और इमाम बाड़े के बारे में बात करते हैं। असॉल्ट के बाद ये इमाम बाड़ा अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है और संडे मास यहाँ पे होल्ड किया जाने लगता है, यानी कि इसको चर्च में कुछ वक्त के लिए तब्दील कर दिया जाता है। और ये भी लिखा है हिस्ट्री में कि लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर एक दिन, एक संडे को आकर यहाँ पर मास भी अटेंड किया था। उसके बाद इस इमाम बाड़े का जो
फ्यूचर है वो डार्कनेस की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ना कोई इसका देखभाल करने वाला रह जाता है और ना ही गवर्नमेंट जो अब ब्रिटिश कंट्रोल में थी उसको कोई इंटरेस्ट रहता है इस इमामबाड़े की केयर करने में। तो धीरे धीरे इस इमामबाड़े का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ये डीके की ओर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि काफ़ी इंक्रोचमेंट्स हैं। काफ़ी इंक्रोचमेंट्स उस वक्त से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ समय के लिए इसको एक गैरेज के रूप में यूज़ किया जाता है। इवन फर्नीचर का यहाँ पे वर्कशॉप कुछ वक्त के लिए इसको यूज़ किया गया था। फिर 1919 और 1921 में धीरे धीरे ये बिल्डिंग LDA के हाथ में आ जाती है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कंट्रोल में आ जाती है। और यहाँ पर जो चारों तरफ जो छोटे छोटे कमरे और रेस्ट हाउसेस अवेलेबल थे उनको एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ को ग्रांट कर दिया जाता है। और अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुरानी फैमिलीज़ अभी भी इस बिल्डिंग के कंपाउंड में रहती हैं। और इस बिल्डिंग के एरिया की बात करें, इमामबाड़े का जो एरिया है लगभग 16 बीघा एरिया इसका लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्स में ये अवेलेबल है। और इसका जो फसाड है इमामबाड़े का, ये किसी भी इमामबाड़े की तरह है। और ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने लिखा है कि बड़े इमामबाड़े की तरह ही इसको बनाया गया है। इसके 3 एंट्रेंस गेट हैं और इसके अंदर जो स्टको वर्क किया गया है बेहद खूबसूरत है। लेकिन जब ये 1857 के बाद ये इमामबाड़ा डिके और डिटीरियोरेशन की तरफ बढ़ता है तो इसके अंदर का जो सारा काम है, स्टको वर्क है, पेंटिंग है, ये सारा बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया था। और इसकी जो पेंटिंग है और सीलिंग पर जो काम किया गया था वो सब उखड़ने लगा था। और ये इमामबाड़ा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बर्बाद होने की तरफ बढ़ चला था। फॉर्चुनेटली कुछ अवेयर लखनऊ के सिटीजन्स ने इस इमामबाड़े को रिवाइव करने का काम फिर से अपने हाथों में लिया। और यहाँ की जो कमिटी है उन्होंने ASI के साथ मिलकर इस इमामबाड़े के लिए फिर से काम किया। और इमामबाड़ा इस वक्त एक लाइव मॉन्यूमेंट के रूप में काम करता है। हर साल मुहर्रम में यहाँ की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। इसके अलावा वक्त वक्त पर लोग मजलिसों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और भी रिलीजियस फंक्शंस के लिए इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इंक्रोचमेंट से इस बिल्डिंग को फ्री करना है और ऐसा हमें एक ज़रिया बनना है, हमें एक रास्ता निकालना है कि आइंदा से कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो हमारी विरासत है, जो हमारी हेरिटेज है, इस तरीके के फेज से ना गुजरे। सो दिस इमामबाड़ा इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, तो हमारी और हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपने हेरिटेज और लेगेसी को प्रोटेक्ट करें और कोशिश करें जो भी बिल्डिंग्स, जो भी कल्चर और जो कुछ भी हमें एक हेरिटेज और विरासत के रूप में मिला है उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसे एंजॉय करें और उसे याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अगर हम इस इमामबाड़े की तारीख़ के बारे में बात करें तो इस इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन बादशाह अमजद अली शाह ने अपनी ज़िंदगी में ही करवाना शुरू कर दिया था। और इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि बादशाह अमजद अली शाह की वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद उनके लड़के वाजिद अली शाह, जो कि अवध के आखिरी बादशाह थे, उन्होंने इसको कंप्लीट कराया। उस वक्त बताते हैं कि इस इमामबाड़े की कंस्ट्रक्शन में जो लागत आई थी वो करीब 10 लाख रुपए की थी। और इस इमामबाड़े की अराज़ी जो थी 16 बीघा से ज़्यादा थी। यानी कि ये इमामबाड़ा इस जगह जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके बेगम कोठी या जहाँ पे जनपद मार्केट अभी बन गया है, इसकी अराज़ी वहाँ और बल्कि उसके और आगे तक जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इस इमामबाड़े पे इंक्रोचमेंट्स होते चले गए। इंक्रोचमेंट्स इसलिए भी होते चले गए क्योंकि बादशाह वाजिद अली शाह को यहाँ से डिपोर्ट करके 1857 के गदर के बाद यहाँ से डिपोर्ट करके उनको मटिया बुर्ज भेज दिया गया था। और वहाँ से यहाँ को कंट्रोल करना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि न सिर्फ बादशाह बल्कि उनके जितने भी अहलो अयाल थे, जितने भी अयादत करने वाले थे, जितने भी उनके दोस्त अहबाब थे, सबको अंग्रेज़ों ने यहाँ से इकट्ठा करके मटिया बुर्ज भेज दिया था। और जहाँ पे उन्होंने जाके सिफ्तैनाबाद के ही नाम से एक सिफ्तैनाबाद का इमामबाड़ा बनाया, जिसमें वो खुद मदफून हैं। 1919 में आसार कदीमा ने इस मॉन्यूमेंट को अपना एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर होने का मतलब ये होता है कि इस इमामबाड़े की बका, इस इमामबाड़े के रिपेयर, इस इमामबाड़े का मेंटेनेंस, जो कुछ भी है वो आसार कदीमा देखेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आसार कदीमा एक ऐसी बॉडी है जिसके पास दांत नहीं है।
काट नहीं सकता वो। तो आसार कदीमा के जैसे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे इंक्रोचमेंट्स चल रहे थे, इस पे भी इंक्रोचमेंट्स का एक दौर आया कि पूरा इमामबाड़ा इंक्रोच हो गया। 1921 में इस इमामबाड़े की सेल हो गई। कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम बादशाह अमजद अली शाह के वारिस हैं और हमको इस इमामबाड़े की अराजी बेचने का हक़ प्राप्त है। और उस हक़ के एक्सरसाइज में उन्होंने लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ये प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की उस वक्त बेच दी। एक जो उस सेल का जो अहम हिस्सा था वो ये था कि इमामबाड़ा प्रॉपर और मॉस्क इस सेल से बच गई। इमामबाड़ा प्रॉपर का जो मतलब समझा लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने, जो बाद में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में आज की तारीख में जाना जाता है, उन्होंने कहा इमामबाड़ा प्रॉपर का मतलब वो जगह जहाँ पे हम बैठे हैं। जबकि अगर लखनऊ के आर्किटेक्चर के बारे में कोई ज़रा सा भी जानता है तो वही जानता है कि इमामबाड़ा का प्रॉपर का मतलब हुआ ये इमामबाड़ा जहाँ हम बैठे हैं, सामने का गेट और साइड की सहनचियाँ, ये सब इमामबाड़ा प्रॉपर का एक पार्ट थी। बहरहाल दिन गुजरते गए, इमामबाड़े पे इंक्रोचमेंट्स होते गए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसस ऑफिस ने, सेंसस डिपार्टमेंट ने इसमें अपना एक ऑफिस बना लिया और दाहिने और बाएं फ्लैंक में इसमें फर्नीचर गोदाम चलने लगे। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ बना ली, सामने के मैदान में मोटर गैराजेस चलने लगे और ये सिचुएशन चलती गई। जबकि 2005 में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इसके लिए एक तहरीक चलाई और उस तहरीक में उनका साथ दिया अली यसार रिजवी साहब ने, मरहूम। उनके बहुत खिदमात हैं इस इमामबाड़े के लिए। उनके भाई जुल्किफ्ल रिजवी साहब और हुसैन अफसर साहब और एक तमाम लखनऊ के मशहूर और मारूफ लोगों ने इसमें अपने अपने लेवल से इसकी किसी न किसी तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ी। अगर हम बात करेंगे कुछ लोगों को नेम करने की, तो हम उन लोगों के नाम, हम सबके नाम ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक हज़ारों लोग थे इस तहरीक के साथ जो जुड़े हुए थे, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो शहर के और लोग हों, चाहे वो मीडिया हो, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इसका जो सबसे बड़ी तहरीक चलाई थी वो कल्बे जवाद साहब ने चलाई थी। उसके बाद फिर 2005 में ये इमामबाड़ा आज़ाद हुआ इंक्रोचमेंट से और कम्युनिटी को वापस दिलाया गया और शिया वक्फ बोर्ड में एज अ वक्फ दर्ज हो गया ये। उसके बाद 2008 में शरफ रिजवी साहब के सिफारिश पर एक यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, जिसमें हमको और साथ में हमारे इम्तियाज़ भाई को इसका जॉइंट मुतवल्ली बनाया गया। तो उस वक्त से इसमें आज़ादारी वगैरह जो पहले से कम स्केल पे चलती थी, उसको बड़े स्केल पे कराना शुरू किया और थैंक्स टू इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज़ भाई एक ऐसे आदमी हैं जो कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, जिनकी बड़ी खिदमात है इस इमामबाड़े के लिए। इस इमामबाड़े को ब्यूटीफाई करने का पूरा काम, अंदर अलम पट के आपने देखे होंगे, सब उन्होंने ला के यहाँ पे लगाए। तो हम लोगों ने आपस में अपना काम बांटा। उन्होंने कहा कि जो इसके भी मजहबी जो फ़राइज़ हैं इस इमामबाड़े के, वो इम्तियाज़ भाई देखेंगे और जो इसके लीगल पहलू हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं और लॉयर हैं। तो हम लोगों ने आपस में अपने काम बांटे और ये एक तहरीक के रूप में ये चलता गया। अंजुमन आज़ादार हुसैनी यहाँ पे एक ऐसी अंजुमन थी जो लगातार यहाँ पे अपने काम करती रही और शब जुमा यहाँ पे अंजुमनें आती थी। शब जुमा भी यहाँ पे अलम होता था, आज भी होता है वो, और ये तहरीक चलती रही। 2008 में जब हमने इस इमामबाड़े को टेक ओवर किया एज अ जॉइंट मुतवल्ली, उस वक्त इस इमामबाड़े के पास ना तो कोई कागज़ थे, ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस थी, ना इसके लीगल टाइटल क्लियर था। तब हमने एक तहरीक अपने खुद की चलाई। हमने तमाम पब्लिक डिपार्टमेंट्स में RTI का यूज़ किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो गेम चेंजर था इस इमामबाड़े के बारे में। आसार कदीमा से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लखनऊ नगर निगम और पुलिस और तमाम और पब्लिक डिपार्टमेंट्स के साथ में हमने कोलैबोरेट करके इसकी इमामबाड़े की इन्फॉर्मेशन जब गैदर करी, तब हमको पता चला कि आसार कदीमा जो है ईयर ऑन ईयर इसके ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो पैसे जो होते थे वो पीस मील में इन्वेस्ट होते थे, यानी कि अगर कहीं कुछ थोड़ा सा टूट गया तो उसको ठीक कर दिया। जबकि इस इमामबाड़े को एक मैनेजमेंट प्लान के तहत मेंटेन किया जाना था। न सिर्फ इमामबाड़े का सैंक्टम सैंक्टोरम, बल्कि सामने का गेट और सड़क वाला गेट जो अभी फ़िलहाल टूट गया है। 2008 से लेके 2013 के बीच हमने इस इमामबाड़े पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी कागज़ इकट्ठा किए। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, कई बार हम डिस्करेज भी होते थे। डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाते थे, वो कहते थे कि इसकी फ़ाइल बहुत बोसीदा है, हम आपको नहीं दिखा सकते।
आसार कदीमा कहता था कि इसके कागज़ इतने ज़्यादा हैं कि हम आपको दे नहीं सकते, आप बताइए, आके फ़ाइल में से मुआयना करके बताइए कि आपको कौन से कागज़ चाहिए। तो अपनी वकालत करना, अपने घर को देखना, साथ ही साथ ये मजहबी फरीज़ा को अंजाम देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टफ़ टास्क था। उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को शेड्यूल किया कि किस तरह से हम इसके कागज़ इकट्ठा करेंगे। 2013 में आके हमने एक PIL करी हाई कोर्ट में। PIL जो थी वो न सिर्फ इस इमामबाड़े के लिए बल्कि लखनऊ की उन तमाम तारीख़ी इमारतों के बारे में थी जो कहीं ना कहीं मखदूश थी या आसार कदीमा जहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था, जिन इमारतों पे इंक्रोचमेंट्स थे, जिन इमारतों पे घास उगाई थी, पेड़ निकल रहे थे और जिन इमारतों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, ऐसी तमाम इमारतों को हमने RTI के ज़रिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी, जिसको हाई कोर्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया और उसमें हाई कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। उस हाई लेवल कमेटी में लखनऊ के SSP, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट, हुसैनाबाद ट्रस्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और तमाम वो लोग जो इस इमामबाड़े से रिलेटेड हो सकते थे, उनकी एक कमेटी बनाई और कहा कि ये कमेटी जो है इस इमामबाड़े और तमाम लखनऊ के और तारीख़ी इमारतों का दौरा करेगी, इंक्रोचमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगी और धीरे धीरे उन इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कराएगी। वो इस इमामबाड़े के लिए गेम चेंजर था। ये इमामबाड़ा आज जिस फॉर्म में खड़ा है, हमको देख के मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम यहाँ पे आते थे तो सीढ़ियाँ हम नहीं चढ़ पाते थे, और आज यहाँ पे ना सिर्फ मजहबी सारे काम हो रहे हैं बल्कि ये एक टूरिस्ट हब के रूप में भी एक डेवलप हुआ है, जिसमें तमाम बाहर के टूरिस्ट आते हैं जो देखना चाहते हैं कि वाजिद अली शाह के वालिद का मकबरा किस तरह से है। हज़रतगंज के बीचों बीच में किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा इतनी बड़ी एक इमलाक है कहीं पे। और अमजद अली शाह की अगर हम बात करें तो अमजद अली शाह को उनके पायस नेचर, उनके मजहबी इंसान होने की वजह से उनको हज़रत कहा जाता था। तो ये जो हज़रतगंज है ये उनके नाम पे बना है, ना कि बेगम हज़रत महल के नाम पे, जैसा कि लोग जनरली समझते हैं। दूसरी इस इमामबाड़े की स्पेशलिटी ये है कि ये बड़े इमामबाड़े का छोटा फॉर्म है, इसलिए इसको छोटा इमामबाड़ा कहते हैं। ये कम लोगों को पता है। और जो हुसैनाबाद में जो छोटा इमामबाड़ा है वो इनफैक्ट हुसैनाबाद इमामबाड़ा है, तो वो बड़ा इमामबाड़ा, ये छोटा इमामबाड़ा है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल हूबहू बड़े इमामबाड़े से ही मिलता जुलता है। आज की डेट में यहाँ पे मातम होते हैं, मजलिसें होती हैं, यहाँ पूरा एक अशरा कायम किया हमने। अशरा होता है जिसमें हज़ारों लोग आके मुहर्रम भर हज़ारों लोग आते हैं और अपने मजहबी फ़राइज़ पूरे करते हैं। देखिए, जैसे ये इमामबाड़ा है, इस तरह के तमाम ऐसे इमामबाड़े हैं पूरे यूपी में स्कैटर्ड ऑल अराउंड, जिनकी बदहाल हैं। जैसे हमने इस इमामबाड़े को टेकअप किया। देखिए, स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है और आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विल पावर है, आप ऑनेस्ट हैं, आपके अंदर कमिटमेंट है, तो आप टर्न अराउंड कर सकते हैं किसी भी ऐसे मॉन्यूमेंट को। और अगला मॉन्यूमेंट अगर आप देखें, पूरे यूपी में इस तरह के मॉन्यूमेंट हैं। अगर खैराबाद के हम पास में खैराबाद चले जाएं, वहाँ मक्का जमादार का एक इमामबाड़ा है जो इसी इमामबाड़े से मिलता जुलता है, और जिस पोजीशन में हमने इसको रेस्क्यू किया था, लगभग ऐसे ही पोजीशन उस इमामबाड़े की भी है। इसके अलावा लखनऊ में और तमाम इमामबाड़े हैं जो कि आसार कदीमा में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो ये की जाए कि आसार कदीमा के पास एक राइट है, सेक्शन 4 है उनके एक्ट में, जो ये कहता है कि अगर कोई भी एक सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासत है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, वो बताते हुए हम उसके प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट कराने से कम ये होगा कि उस पर आगे इंक्रोचमेंट नहीं होंगे, 100 मीटर के अंदर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो ये मेरा मैसेज होगा हर शहरी से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर के लिए जागरूक रहें, क्योंकि ना सिर्फ ये एक हमारा दुनियावी फरीज़ा है बल्कि एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो हिंदुस्तान के आईन में दी गई है। बादशाह अमजद अली शाह का ये मकबरा, जो अपने नवाबी दौर और अंग्रेज़ी हुकूमत और जंग आज़ादी के बहुत सारे मनाजिर की मंजरकशी करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम इमामबाड़े सुल्तानाबाद में मौजूद हैं। आप देखिए कि 173 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। इस सफ़र में हम इस इमामबाड़े की
हकीकत को जानना चाहेंगे और आप तमाम मोमिनीन तक इससे रूबरू कराएंगे। ये ज़माने शाही की लखनऊ में आखिरी यादगार है। माजूली के बाद वाजिद अली शाह ने मटिया बुर्ज कलकत्ते में इसी नाम का दूसरा इमाम बाड़ा बनवाया, जहां उनकी दायमी आराम गाह है। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में इस इमाम बाड़े को शदीद नुकसान पहुंचा। इसका आरaiशी सामान लूट लिया गया। जो बाकी रहा वो हमारे सामने है। इमाम बाड़े सिप्तानाबाद बड़े इमाम बाड़े की छोटी नकल समझी जा सकती है, क्योंकि उसी तर्ज पर बना हुआ है। इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसके दोनों तरफ जीने बने हैं। दरमियान में खूबसूरत हौज है। इमाम बाड़े में शहनशीन के सामने 2 दालान हैं, हर एक में 5-5 बड़े दर हैं। दोनों तरफ सैंचियां हैं, जिनमें ऊपर नीचे 3-3 दर हैं। बड़े इमाम बाड़े की तर्ज पर इसकी छत में लोहे या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये खूबसूरत इमारत लखौरी ईंट और लाल चूने की बनी है। कदीमी ख़ास तरह के मसालों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे कदीमी फ़नकारों ने ख़ास तरह के मसालों के ज़रिए इसको मजबूत, जाजिब नज़र और ख़ूबसूरत बना दिया है। कदीम फ़नकारों ने नक्काशी के ज़रिए इस इमारत की दरो दीवार, छत और ख़ास कर मेहराबों में बेल बूटे बनाकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मेहराबों, दरों और छत की मुंबतकारी काबिल दीद है। इमाम बाड़े में मजलिस मातम का सिलसिला जारी रहता है। ज़ायरीन बड़ी तादाद में ज़ियारत करने तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ इन मजालिस का मुनक़िद होना मसलहतन किया गया था। यहाँ कोई मजलिस नहीं होती थी। इस तारीख में, इन तारीखों में यहाँ कोई मजलिस नहीं थी। यहाँ हमारे बरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम आग़ाए मेहदी मदवीपुर ज़्यादा फजल जब मेरे घर पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने आकर मशवरतन काफ़ी मुद्दत की पहले जिनका वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने चाहा कि हम इन मजालिस का इनेकाद करें। खुद हज़रत आयतुल्लाह आक़ा सैयद अली ख़ामेनई दावाज़िल्लो की तरफ से, उस बुज़ुर्ग शख्सियत की तरफ से, उन बुजुर्गवार की तरफ से ये मजालिस यहाँ कायम की जाए, वो चाहते हैं। ये इमाम बाड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये इमाम बाड़ा महकमा आसार कदीमा व शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी में है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इमाम बाड़े की तारीख, इस मुक़द्दस आलिशान इमाम बाड़े के सिलसिले में रूह रवां हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 15 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त गुज़रा होगा कि औक़ाफ़ की तहरीक शुरू की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। और सिर्फ शिया नहीं, अब से अहले सुन्नत में भी बेदारी पैदा हुई है और वो लोग भी वफ़ की बात करने लगे हैं जो बिल्कुल ही गफलत में थे वो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी आवाज़ उठने लगी है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतों पर और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े रहे हैं और अब भी कुछ मकामात पर अब भी हैं। तो हमने वो तहरीक शुरू की, तो उसमें कई मकामात आज़ाद हुए, जिसमें हम तो समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हमारी वफ़ की तहरीक की इमाम बाड़े सिप्तानाबाद की आज़ादी है। और ये अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था और इसको चर्च बना दिया था अपना। आज भी आप देखेंगे तो चर्च के निशानात वहाँ पर मौजूद हैं। चर्च के निशानात आज भी वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद जब आज़ादी हुई तो फिर वहाँ पर जितने रिफ्यूजीज़ थे उनको वहाँ पर गवर्नमेंट ने बसा दिया। और हम लोग जब अंदर गए हैं, मैं तो समझता हूँ कि 95% शियों को मालूम भी नहीं था कि हज़रतगंज में कोई इतना बड़ा इमाम बाड़ा है। 95% शियों को नहीं मालूम था। बुज़ुर्गों को तो मालूम था, लेकिन ख़ास तौर से जवानों में तो बिल्कुल नहीं इल्म था उसका। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे अंदर, तो अंदर जाने की बिल्कुल रास्ता नहीं था। अंदर वहाँ कारखाना एक शानशीन में जहाँ पर तादिये रखे जाते हैं, वहाँ पर एक वो लकड़ी का कारखाना था। वहाँ मैंने खुद देखा, तस्वीर उसकी है और फिल्म भी, तस्वीरें भी,
कि वहाँ पर वो जो शानशीन में सब नीम बरहना औरतों की सब डांस करती हुई तस्वीरें और सब उसकी तस्वीरें बिल्कुल वो सब तस्वीरें लगी हुई थी शानशीन में। तो उसके बाद वो हमारे साथ वो भी थे उस वक्त के ज़माने के वक्त मिनिस्टर शाकिर अली साहब, वो भी साथ साथ थे, उनकी भी तस्वीर है। और उसके बाद फिर हमने तहरीक शुरू की। फिलहाल में अशरा मुहर्रम होगा, तो 2 या 3 मुहर्रम को जुमा था, ऐसे कुछ जहाँ तक याद आ रहा है कि उसके बाद जुमे के बाद जुलूस निकला और हमने अंजुमन एक बनाई थी, अंजुमन पासदारान हुसैन, जो इसी मकसद से बनी थी कि औकाफ को आज़ाद करवाया जाएगा। उसके बहुत से नौजवान उसमें थे और इस तरह से जुमे के नमाजी भी उसमें शरीक थे। तो पैदल मार्च हुआ बड़े इमामबाड़े से सिप्तानाबाद तक, बहुत बड़ा मजमा था उसमें। और हमने वहाँ ऐलान किया कि अगर ये आज़ाद नहीं किया गया और खाली नहीं करवाया गया तो 6 मुहर्रम से फरमाब की मजलिसें यहीं होंगी, सिप्तानाबाद में होंगी। तो ज़ाहिर है कि एक हड़कम हो गया था, क्योंकि यहाँ लाखों का मजमा होता है और वो मजमा वहाँ अगर पहुँच जाता तो पूरा हजरतगंज जो था वो मुश्किल में पड़ जाता। लिहाजा फ़ौरन हरकत में आए वो लोग, कह रहे था ये न कीजिए, हम खाली करवाएंगे। उसके बाद फिर वो शब आशूर लड़कों ने जाकर वही जाके बाद दरवाजे बंद थे उसके इमामबाड़े के, तो उनका एक दरवाज़ा था उन्होंने तोड़ दिया उसको। और उसके बाद हम गए वहाँ पर और फिर 70 साल बाद वहाँ मजलिस हुई जो मैंने पढ़ी वहाँ जाके। इमामबाड़े में 70 साल बाद मजलिस हुई थी जो मैंने वहाँ पढ़ी। और वहाँ पर फ़र्श जो था बिल्कुल खुदा हुआ था, गढ़े थे वहाँ पर, और बैठने की जगह वहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ उसी हालत में फिर मजलिस हुई। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमारे एजुकेशन की वजह से वो हुकूमत मजबूर हो गई कि उसको खाली करो। बहुत बड़ा एक बदमाश ग्रुप था वो। हमारे इत्तेफाक से लड़ाइयाँ जितनी भी हुई सब बड़े बड़े बदमाशों माफियात से हुई है, जहाँ भी हुई लड़ाई, क्योंकि माफियात कब्जे किए हुए थे और शियों के मदद से वो किए हुए थे। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा कोई माफिया पूरा था, उसकी बहुत बड़ा गैंग था, उसका भी कब्जा था, वो उसी में सब किराया वराया वसूलता था। तो किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ कि वहाँ कदम भी रख सके। वहाँ जो मुतवली बनाए गए थे वो हमने जो मजलिस पढ़ी तो मुतवली भी नहीं थे वहाँ पर, आए नहीं डर के हमारे कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, गोलियाँ ना चल जाए कहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों ने भी भरपूर साथ दिया और उसके बाद वो तहरीक कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद वो वहाँ पर कब्ज़ा हो गया। उसके बाद देखा आपने फिर आर्कियोलॉजी वालों ने उस पर ताबीर उसकी कुछ की, मरम्मत की और रंग किया। तो आपने देखी कितने हसीन नक्श नगार उसमें निकले हैं। मैं तो समझता हूँ 8वीं इमामबाड़ा के बाद सबसे बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का जो है वो सिप्तानाबाद का इमामबाड़ा है, जो अमजद अली शाह ने बनवाया था। या अमजद अली शाह का मकबरे के नाम से पहले मशहूर था, फिर इमामबाड़ा वो हो गया सिप्तानाबाद। ये मेरे हाल में वाजिद अली शाह ने ही बनवाया था, अमजद अली शाह की याद में। हाँ, इतना बड़ा। और यही सिप्तानाबाद के नाम से वहाँ भी है, कलकत्ते में भी है, वही बहुत बड़ा इमामबाड़ा वहाँ पर है। तो हम तो समझते हैं वक्त तहरीक में बहुत बड़ी कामयाबी जो शाहमर्दाई करबला के बाद अगर कोई कामयाबी है तो ये सिप्तानाबाद की कामयाबी है। इसमें हमारे नौजवानों ने भरपूर, ख़ासतौर से उस ज़माने में जो पासदार ने हुसैनी हमने बनाई थी तंजीम, उसके नौजवानों ने इसमें बहुत मदद की, बहुत भरपूर उन्होंने काम किया। और उसके बाद इतना बड़ा इमामबाड़ा आज माशाल्लाह हमारे पास है, उसमें वहाँ मजलिसें हो रही हैं, मातम हो रहे हैं, शब्बेदारियाँ, अशरा होता है वहाँ पर, और अशरे में बड़े बड़े उलमा वहाँ पर पढ़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हमें इस तरह से मिली है और हर कोशिश है। उसके बाद भी शाह मर्दा में इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि जो किसी के तसव्वुर में नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर जो थे वो उस पर कब्जे जमाए हुए थे, उस पर शेयर होल्डर थे वहाँ के, वहाँ जो नर्सरी वाला थे इसमें, उन सब से छीनी गई। उसके बाद ये सज्जादिया जो है सज्जादिया की जो ज़मीन है तकरीबन 20 बीघे ज़मीन, बताइए हार्ट ऑफ द सिटी में 20 बीघे ज़मीन, वो भी एक बहुत बड़े गैंग का सरदार था, उसके कब्ज़े में थी। वो आज भी है, मौजूद है। वो 40-50 कत्ल के मुकदमे उस पर चल रहे हैं। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वहाँ पैर भी रख सके, वहाँ पर कदम भी रख सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी खाली हुई। इस तरह से ये जो है सल्तनत मंजिल का वक्फ है, इसके बारे में बड़े धोखे दिए जा रहे हैं और जो बहुत ख़ानदानी जो झूठे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं उसमें कि वो वहाँ ये था कि वक्फ बोर्ड ने उस ज़माने में था, पता नहीं कौन राजा था, क्या नाम था उसका वक्फ मिनिस्टर था, उसने वो बेच दिया था उसने। और वहाँ जो थे वक्फ बोर्ड वालों ने उन्होंने भी बेच डाला था। वो
उस पर हमने पूरा हजरतगंज जाम किया, वहाँ पर हजरतगंज जाम किया। उसके बाद हमने कहा जब तक के एग्रीमेंट वापस नहीं होगा उस वक्त तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर वो एग्रीमेंट बदला गया। ये जो पब्लिक को धोखा देते हैं साहब कि वहाँ ये हुआ वो एग्रीमेंट चेंज हुआ, हमारे पास उसकी मौजूद है कि उसको इस पर मौका नहीं मिला कि हम उसको ढूंढ। वो एग्रीमेंट बाकायदा बिल्डर से एग्रीमेंट है कि कोई दुकान बेची नहीं जाएगी, बल्कि वक्फ के कानून के लिहाज से वो या तो लीज पर होगी तो वक्फ का कानून या किराए पर होगी वो। और अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि वहाँ पर कोई बिकी नहीं हमारे इत्तला के मुताबिक। अब अंदर अंदर कोई बेईमानी हो गई वो हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो अब वो कहा साहब वहाँ नज़र दे दी। वहाँ एक साहब ने कहा था आके नज़र दे दी 22 रजब की, तो 22 रजब की नज़र देने हम गए, उन्होंने किराए पर दुकान ली और कह रहे साहब 22 रजब की नज़र दे दी, पता नहीं बादला के जाके शराब पी ली भरने का, पता नहीं जुआ खेल लिया क्या किया, इस तरह से कहा जाता है। अरे साहब 22 की नज़र दे दी वहाँ जाके। तो ऐसे मनहूस और खबीस ये हैं लोग कि तो झूठा बोलूँगा। उनका ख़ानदानी माशाल्लाह वो आता था एक पुराना बचपन में ड्रामा आता था ख़ानदानी गवाह, और ये ख़ानदानी झूठे लोग हैं। इनका पूरा सिलसिला जो है वो झूठों का सिलसिला है। तो वो वही सब इसी तरह तो वो एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है जिसमें ये कि कोई दुकान बिकेंगे नहीं, सब के सब 1995 एक्ट के मुताबिक उनको किराए पर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमने कहा हाँ ठीक है अब मामला सही हुआ है। और वरना बिक जाती तो ख़त्म हो जाता पूरा वक्त और वो सब उस वक्त के लोग खा जाते और आइंदा औलादों को कुछ ना मिलता। अब यह है कि वो वक्त महफूज है, किराए पर है सब, और नस्लन बादा नस्लों से उनकी औलादें, हमें एक फ़ायदा नहीं होगा, उनकी औलादें जिनकी सल्तनत बदील थी उनकी औलादें इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा नस्ल बाद से उठाती रहेंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक का एक बेहतरीन नतीजा उसमें निकला था कि जो हज़म नहीं हो रहा है, जो खुद बेईमान है उनको ये हज़म नहीं हो रहा है कि ये सभी काम कैसे हो गए। हमने तो हमेशा बेईमानों का साथ दिया, ये बेईमानों से छीना कैसे जा रहा है। तो जो बेईमानों के साथ हमेशा रहे वही उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा। तो आज भी साथ है उन बेईमानों से देखे जाते हैं कहीं कहीं, तो वो वक्फ चोर जो सबसे बड़ा चोर है वक्फ का, उसके साथ ये आज भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब तो पहले तो छुपे हुए थे, अब खुल के सामने साथ में आ गए। तो अल्लाह कौम को इन तमाम बेईमानों से, चोरों से, गद्दारों से और गुरु घंटारों से महफूज रखे, यही हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। और तहरीक जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा सबसे बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिली तो दिल्ली मिली, किसी तसव्वुर नहीं कि वहाँ वो जो 10 एकड़ ज़मीन जोरबाग में, जहाँ दिल्ली की सबसे महंगी ज़मीन है, वहाँ 10 एकड़ ज़मीन खाली करवाई गई। वो भी बड़ी जहमत, तो 10 साल लड़ाई लड़ी उसमें, 10 साल अगर पीछे हट जाते और उसमें बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर और बड़े बड़े माफियाज उसमें थे उसके पीछे, और हर काम उन्होंने कर लिया। लाठियाँ उन्हीं चला दी, गोलियाँ उन्हीं चला दी, आंसू गैस की गोली उन्हीं फेंक दिए, जेलों में उन्हीं ने भेज दिया, दुनिया के सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन पीछे नहीं हटे हम लोग। और वहाँ की जो अंजुमन हैदरी है उसके माशाल्लाह जवान वहाँ उन लोगों ने साथ दिया, भरपूर उस पर मेहनत की उन्होंने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शिया लोग हैं वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है कि करबला यूनिवर्सिटी नाम से वहाँ पर इंशाल्लाह बनाई जाएगी। तो एक तहरीक से बड़ी अगर पीछे हट जाते हैं, ये जैसे आज भी इसलिए गालियाँ दे रहे हैं कि पीछे हट जाएँ, ये इसलिए हमें तो गंदी गंदी गालियों के हैं। आप देखिए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई और होता कब तक भाग चुका होता अब तक। ऐसी घिनौनी गंदी मुझको गालियाँ, मेरे वालिद को गालियाँ, ताकि घबरा कर छोड़ दें सब मैदान, भाग जाए यहाँ पर। और जितने ख़ानदानी बेईमान हैं सब साथ हैं सब के, और कुछ छुपे हुए साथ हैं और कुछ अब ज़ाहिर बज़ाहिर भी साथ हो गए। तो मगर ये कि हम लोग मौला के लिए और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा उनकी तरफ से मदद भी होती है। जहाँ तसव्वुर भी कामयाबी का नहीं होता है, हम खुद नहीं सोच पाते थे कामयाबी होगी, वहाँ कामयाबी मिली। तो इसका मतलब है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद हमारे साथ शामिल है और इंशाअल्लाह शामिल रहेगी।
ये वो शहर है, शहर निगारा कहें जिसे, गुलदस्ता-ए खिरा में बहारा कहें जिसे। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। जी हाँ व्यूअर्स, तो अभी आप समाअत फरमा रहे थे इमामबाड़े से तैनाबाद के सिलसिले से हम ये प्रोग्राम आप तमाम नाजरीन तक लेकर आए, जिसमें आपने 173 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इस इमामबाड़े से तैनाबाद को। इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, यहाँ पर कुछ नाजायज़ कब्ज़े भी हुए और खुसूसी तौर पर वो सब इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साक़िब नक़वी और हमारे सीनियर वकील आली जनाब मोहम्मद हैदर साहब और शहर लखनऊ की तमाम अंजुमन हाय मातमी और जिस तरह अहले लखनऊ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस इमामबाड़े में हिस्सा लिया और यहाँ पर अपनी कोशिशों से इस इमामबाड़े को नाजायज़ कब्ज़ों से आज़ाद कराया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इमामबाड़े में उसी शान शौकत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान अदन नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़।